Hello everyone. We are going to start a new chapter today. Equations chapter start करेंगे. Second chapter है हमारा और इस टॉपिक में broadly, of course, lower classes में सब लोग equations solve करते आ रहे हैं, ठीक है. तो ऐसा कोई बहुत अलग सा अनोखा चैप्टर नहीं है, नया कुछ भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा नया कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला. बस यही है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ी सी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, तो इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं हम, पहले लेट अस सी एन ओवरव्यू. इक्वेशंस चैप्टर में तीन चीजें हम करने वाले हैं. पहला लीनियर इक्वेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा क्यूबिक इक्वेशन. तीनों तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है. लीनियर का मतलब क्या होता है, बेसिकली डिग्री इज वन. डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी अगर मैं इक्वेशन लिख दूं, जैसे मैंने ऐसी कोई इक्वेशन लिख दी कि भाई x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0. इक्वेशन मतलब पहली बात तो जिसकी दो साइड्स होती है, LHS एंड RHS, तब उसको इक्वेशन बोलते हैं. अगर ये हटा दूं यहां से तो ये क्या कहलाएगा, फिर ये इक्वेशन नहीं है, फिर ये क्या है, एक्सप्रेशन है. जिसकी एक ही साइड होती है उसको एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसकी दोनों साइड होती है उसको इक्वेशन कहते हैं. तो ये इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में अगर मैं बोलूं कि वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल x है. अननोन जो होता है वो x, वो वेरिएबल होता है, तो वो कौन है यहाँ पे, x है, ठीक है. x की अगर मैं पावर्स की बात करूं तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x? हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3. जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री. तो डिग्री इसकी कितनी हुई बेटा, 3. यानी ये कैसी इक्वेशन हुई, क्यूबिक. क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, ठीक है. कोई भी क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, तो इसकी डिग्री 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन. सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिख देता कि भाई 2x स्क्वायर प्लस √3x माइनस 5 इक्वल टू 0. सपोज मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है. रूट आ गया, उससे तो फर्क नहीं पड़ता. तुम्हें तो किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वेरिएबल पे. वेरिएबल कौन है, x. x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2. x की जब हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, 2. और डिग्री 2 हो गई मतलब कैसी इक्वेशन हो गई है, क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. भले कोएफिशिएंट्स में रूट आ रहे हैं. कोएफिशिएंट्स मतलब समझे, जैसे x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, 2. जो साथ में कांस्टेंट लगा होता है, किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट. तो इसका कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इन रूट्स आल्सो, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क किससे पड़ता है, पावर से. ऑलराइट. अगर मैं जैसे ऐसा लिख दूं कि भाई 3x की पावर 4 माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस √3 3√x इक्वल्स टू 0. सपोज मैं आपको ये इक्वेशन दे दूं. अब मैं आपसे बोलूं इसकी डिग्री क्या है, तो इस केस में हम बोलेंगे दैट डिग्री इज नॉट डिफाइंड. डिग्री इज नॉट डिफाइंड. क्यों डिग्री नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है. डिग्री किसकी होती है, पॉलिनोमियल की होती है. पॉलिनोमियल क्या होता है सर, बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है. ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल. जैसे यहां पे देखो वेरिएबल की पावर्स 3, 2, 1, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है. यहां पे भी देखो 2, 1, तो ये पॉलिनोमियल है. यहां पे देखो, यहां पावर कितनी बेटा, 4, लेकिन यहां पावर नीचे 2 है. नीचे 2 है तो ऊपर कितनी है, -2. नेगेटिव आ गया. मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो यहीं फेल हो गया. तो दिस कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है. दूसरी बात, यहां √x है. √x का मतलब x की पावर कितनी है, हाफ. पावर फ्रैक्शन आ गई, पावर फ्रैक्शन आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. पॉलिनोमियल के लिए पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर. इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है. तो इस तरीके की इक्वेशंस की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है. हम बात कैसी इक्वेशंस की कर रहे हैं, जिनकी डिग्री 2 हो, 3 हो या 1 हो. समझ आई बात, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि पहले भी पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा रिवीजन हो गया. ऑलराइट, कि क्या मतलब होता है डिग्रीज का. ऑलराइट, अब एक चीज समझो. तो डिग्री कैसे निकालनी वो समझ में आ गया, कोएफिशिएंट क्या होता है वो समझ में आ गया, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं वो समझ में आ गया, ठीक है. तो तीन तरीके की हमें इक्वेशंस करनी है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3. अब देखो डिग्री 1 मतलब क्या होगा, जैसा अभी मैंने समझाया, डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x विल बी 1, राइट. सो हाईएस्ट पावर ऑफ x विल बी 1 मतलब अगर मैं ऐसी इक्वेशन लिख दूं ax + b = 0, इज इट अ लीनियर इक्वेशन, यस. अब इसमें वेरिएबल कौन है, वेरिएबल x है, ठीक है. जनरली a एंड b को हम क्या मानते हैं बेटा, कांस्टेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये कोएफिशिएंट्स लेके चलते हैं इनको हम. तो x हमारा वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा. तो अगर ये वेरिएबल है तो ये दोनों कांस्टेंट्स हुए, तो उस केस में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है. जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 हो गई, और डिग्री 1 हो गई तो एक ऐसी इक्वेशन हुई लीनियर. तो ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन.
ठीक है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस a, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म b, x का कोएफिशिएंट a, कांस्टेंट टर्म b, ठीक है। तो इस तरीके की इक्वेशंस अभी आज फर्स्ट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लीनियर इक्वेशंस है, मतलब इन वाली इक्वेशंस पे हम फोकस करेंगे, ये बाद में लेंगे, ठीक है। सो जस्ट सी, मैंने अब आपको क्या बताया कि लीनियर इक्वेशन में अगेन वी हैव थ्री पार्ट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैन हैव एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे अभी जो मैंने लिखी थी वो तो वन वेरिएबल इक्वेशन थी, क्योंकि उसमें वेरिएबल सिर्फ कौन था, x। मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ax प्लस by बराबर c, ऐसा भी तो लिख सकता हूं। अब इसमें x भी वेरिएबल हो गया बेटा, y भी वेरिएबल हो गया, दोनों की पावर कितनी है, हाईएस्ट 1, इसलिए लीनियर है। दो वेरिएबल होने से फर्क नहीं पड़ता, दोनों की पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट 1, तो फिर लीनियर कहलाएगी। लेकिन वेरिएबल कितने हो गए, दो, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगी। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिख देता ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, अब देखो कितने वेरिएबल हो गए, 1 2 3, x y z तीनों वेरिएबल्स है, तीनों की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, यानी ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 3। So this is the general form of a second degree linear two variable linear equation. This is the general form of a three variable linear equation. ठीक है, मतलब यहाँ दो अननोन्स है, वहां तीन अननोन्स है। Is that clear? Okay. तो देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लिखे, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल इक्वेशंस के। Just see, can you relate with that? One variable equation, for example, 2x plus 7 equal to 5/3. Yes, it is a one variable linear equation because highest power of x is 1 and there is only one variable. ठीक है, टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन कैसी होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, जैसा अभी लिखा था। कितने वेरिएबल है, दो, दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। थ्री वेरिएबल्स में कैसी होगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। यस, तीन वेरिएबल है, तीनों की पावर क्या है, 1। सो दीस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट। समझ आ गई, ठीक है। अब देखो, जब आप वन वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे तो इसमें तो बेटा अननोन कौन है, x, तो इसको तो हम यहां से आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, तो वी कैन सॉल्व इट। एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, वी कैन सॉल्व इट। व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन, कितने वेरिएबल है, दो, इक्वेशन कितनी है, एक। अब आप निकाल सकते हो x और y। मैं आपसे बोलूं x प्लस वाई 10 है, तो आप x और y बता सकते हो क्या होंगे, बता सकते हैं ना सर, x 0 हो गया, y 10 हो गया, बिल्कुल हो गया। x 1 हो गया, y 9 हो गया, x 2 हो गया, y 8 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन क्या यही सॉल्यूशंस है, कैन x be 1.5 and y be 8.5? yes, can x be 1 upon, या can x be 2.3 and y be 7.7? तो कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस बोलोगे आप, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलोगे। ये नहीं कि कोई इक्वेशन लिखी तो इंटीजर ही सॉल्यूशन होंगे, कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है। अगर वो बोलेगा इंटीजर तो इंटीजर सॉल्यूशन है, वरना तो कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस इक्वेशन के कोई आपसे पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइट। इस इक्वेशन के कोई पूछे हाउ मेनी इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ओनली वन, क्योंकि इसमें से एक ही x निकलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें से तो इनफाइनाइट x y निकलेंगे। तो इससे अगर मेरे को एक ही x y निकालना है तो मेरे को एक और इक्वेशन चाहिए होगी, राइट। तो एक तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गया, और अगर मान लो उसने एक और इक्वेशन दे दी तो फिर दोनों को यूज करके मैं x और y की एक वैल्यू निकाल सकता हूं। इसका मतलब समझो कि जब एक वेरिएबल होता है तो आपको कितनी इक्वेशन चाहिए बेटा, एक। जब आपके पास दो वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, दो। जब आपके पास तीन वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, तीन। मतलब जितने वेरिएबल है उतनी हमें इक्वेशन चाहिए, तब हम यूनिकली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जब हम इन पे आएंगे, अभी तो हम पहले ये डिस्कस कर रहे हैं, जब हम इन पे आएंगे तो वील हैव टू इक्वेशंस, वील हैव थ्री इक्वेशंस, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? सो लेट अस फर्स्ट टेक अप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो ये तो बहुत बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो, इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे इस तरीके की इक्वेशन दी मैंने आपको, इसको सॉल्व करना है तो यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट x। कैसे निकालते हैं x बेटा, 7 को कहां भेज देंगे, इधर, और x की वैल्यू निकाल लेंगे। हमेशा हम क्या कोशिश करेंगे, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, यही कोशिश करते हैं। और जब भी हम एक तरफ से दूसरी तरफ किसी को भेजते हैं प्लस माइनस में से, तो फिर उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड में से भेजते हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाता है डिवाइड, और डिवाइड का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। ये बेसिक रूल्स है जो हमें आते हैं, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। पहले मैं इसकी बात करता हूं। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इस 7 को यहां भेज दूंगा, तो 2x बराबर कितना होगा, 5/3 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इधर एलसीएम ले लूं, एलसीएम कितना होगा, 3, ऊपर क्या है 5, 7 3 21। व्हाट इज 5 माइनस 21, इट इज माइनस 16/3। माइनस 16/3 किसके बराबर है, 2x के। तो x किसके बराबर हुआ, 2 को इधर अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले ये प्लस था तो उधर गया माइनस हो गया, अब 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा।
तो कितना आ जाएगा माइनस 16 अपॉन 3 इंटू 2, 2 से ये कटेगा 8, तो आंसर कितना है बेटा माइनस 8 अपॉन 3। सिंपल, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पहले तुम कर चुके हो लोअर क्लासेस में। 2x plus 7 5/3 था, तो x कितना आया माइनस 8/3। सो दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच आई हैड रिटन। सी द अदर वन, सॉल्व 3x minus 20 is minus 11, इसको सॉल्व करना है। तो वही काम करेंगे, बट वापस बेटा 20 को इधर भेजेंगे क्योंकि हमें x एक तरफ चाहिए, कांस्टेंट एक तरफ चाहिए। 20 को इधर भेजा तो माइनस 20 क्या बन जाएगा प्लस 20। सो 3x इक्वल टू 20 minus 11। व्हाट इज 20 minus 11? इट इज 9। सो 3x इक्वल टू 9। अब 3 को क्या करेंगे डिवाइड, 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 3 होता है। सो व्हाट इज द आंसर फॉर x 3। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल, सॉल्व 5 minus 2x इक्वल टू 3x plus 7। ऑलराइट, अब दोनों तरफ x आ गया, कोई बात नहीं, दोनों तरफ x आ गया तो क्या हुआ, हमें तो एक तरफ x चाहिए और एक तरफ कांस्टेंट चाहिए, तो हम इस माइनस 2x को यहां भेज देते हैं और 7 को यहां भेज देते हैं, ताकि कांस्टेंट एक तरफ आ गया, वेरिएबल एक तरफ आ गया। 2x को यहां भेजेंगे तो 2x plus 3x हो जाएगा, माइनस प्लस बदल जाए, माइनस प्लस में बदल जाएगा, और इधर जब 7 आएगा तो 7 का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, 5 minus 7। नाउ व्हाट इज 5 minus 7? इट इज minus 2। व्हाट इज 3x plus 2x? इट इज 5x। अब हमें तो x चाहिए तो 5 को डिवाइड करेंगे, सो व्हाट इज x इक्वल टू -2/5। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। नाउ लेट मी टेक 3 questions I have taken. Just see those 3 questions. See the first one. Solve 2x by 3 minus 1/5 equal to 1/2 minus x by 4. Okay? अब जो मैंने एग्जांपल्स दिए उनमें फ्रैक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी तो क्या था, ये सब इंटीजर्स थे, आपने इधर उधर करके आंसर निकाल लिए। अब फ्रैक्शन आ गए, फ्रैक्शन में भी कुछ नहीं करना, तो वैसे ही जैसे यहाँ किया था एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन एलसीएम लेके सॉल्व करने में जो टेक्निक हम यूज करेंगे, ये नहीं कि यहाँ एलसीएम अलग यहाँ एलसीएम अलग, अपन क्या करेंगे पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लेंगे। जब भी हमें फ्रैक्शंस नजर आएंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर जितने भी है ना पूरी इक्वेशन में, एलएचएस आरएचएस दोनों मिला के जितने भी वेरिएबल्स सॉरी कांस्टेंट्स डिनोमिनेटर में, उन सबका एलसीएम ले लेंगे, सबका। मतलब मैं क्या करूंगा, एलसीएम ऑफ 3, 5, 2 एंड 4, मैं सबका एलसीएम एक साथ ले लूंगा, तो मेरे को 2 बार नहीं करना पड़ेगा। वरना क्या करना पड़ता है बेटा, यहां अलग फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो स्टेप अवॉइड हो जाती है। देखो आप समझो क्या आएगा, रही बात 2 और 4 के एलसीएम की, वो तो 4 हो गया तो 2 की जरूरत ही नहीं है। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है तो 2 की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट मींस अगर मेरे को इसका एलसीएम चाहिए तो आई कैन सिंपली फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 4, ये लिख सकता हूं, बिकॉज 2 का एलसीएम 4 ही होता है, 2 और 4 का, उसको हटाओ। अब इन तीनों में तो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है, तो 5 × 4 20, 20 × 3 60। So what is the LCM of this? 60। तो अब आप क्या करो, what is your first step? Your first step is multiply by 60। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम से, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, मतलब हर टर्म को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, 2x/3 × 60, ठीक है, फिर -1/5 × 60, फिर इधर 1/2 × 60 और -x/4 × 60, सबको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फायदा क्या होता है, ये 3 से कटेगा, कितना कटेगा बेटा 20, 20 × 2 40x, 5 से कटेगा कितना 12, तो ये 12, 2 से कटेगा कितना 30, 4 से कटेगा कितना 15, तो -15। अब क्या हुआ, देखो पूरी इक्वेशन में से जो नीचे फ्रैक्शंस थे वो सब उड़ गए एक ही स्टेप में, वरना आपको इधर एलसीएम उधर एलसीएम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऑफ कोर्स ऐसे वैसे भी कर सकते हो, वैसे ही करते आ रहे हो शुरू से, वैसे भी कर सकते हो। ये एक और नई टेक्निक है जो मैंने बताई, आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन के फ्रैक्शंस का, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मान लो एलसीएम लेने में दिक्कत आती है, एलसीएम लेने में हमारे से गलत निकल जाता है, तो बेटा सीधा सीधा हिसाब है, इन सबको मल्टीप्लाई करके और उससे मल्टीप्लाई कर दो। चलो एलसीएम भी मतलब 3 × 5 × 2 × 4 तो ले सकते हो, उस पूरे से मल्टीप्लाई करो, अपने आप जो कटना कट जाएगा, ठीक है। अब तो ऐसी इक्वेशन आ गई ना, तो अब क्या करना है, अब -15 को इधर ले लेते हैं, 12 को इधर ले लेते हैं, तो 40x + 15x बराबर कितना 12 + 30, तो ये तो कितना हो गया बेटा 55x, और इधर कितना हो गया 42। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x दैट आई गेट, 55 डिवाइड करूंगा तो 42/55, क्या इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है, सो द आंसर इज 42/55, 42/55 आंसर आ गया। अंडरस्टूड। See another example. Solve x plus 7/3 minus 2 equal to 4x plus 5/2 minus 2 minus x। मैंने पहले भी बोल रखा ब्रैकेट लगाने में कंजूसी नहीं करनी, जैसे उसने भी यहाँ ब्रैकेट लगाया ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो इसमें और पिछले वाले में फर्क है कि नहीं, फर्क है भाई। यहाँ पे तो -2 और -x दोनों नेगेटिव हो गए,
अभी अगर मैं ऐसे लगाऊं तो माइनस जब इसके साथ आएगा तो -2 आएगा और माइनस माइनस प्लस आएगा, तो इसलिए ब्रैकेट में कंफ्यूजन नहीं करनी वरना पूरा मतलब चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अभी फिर यहाँ पे फ्रैक्शंस दिख गए मेरे को, भले ही हर टर्म में फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन दिख रहे हैं, फ्रैक्शन दिखते ही 3 और 2 का क्या लूंगा, एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 2? इट इज 6। तो मेरे को पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना बेटा, 6 से, तो मैंने पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो 6 से मल्टीप्लाई किया तो अब थोड़ा दिमाग में करना स्टार्ट करते हैं। इसको इंटू 6 किया, इसको इंटू 6 करेंगे बेटा तो 3 से 6 कटेगा तो ट्वाइस बचेगा, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 7 बचेगा। इसको 6 से करेंगे, 6 इंटू 2 12, इसको 6 से करेंगे तो 2 से 6 कटेगा 3 आएगा, तो थ्राइस ऑफ 4x प्लस 5, 3 से ये मल्टीप्लाई होगा। इसको 6 से करेंगे तो -6 2 -x, ब्रैकेट नहीं बोलना वरना पूरा मतलब बदल जाएगा, 6 मल्टीप्लाई हुआ 2 -x है, ठीक है। फ्रैक्शंस खत्म, अब तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोलो, 2x प्लस 14 माइनस 12, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12x प्लस 15 माइनस 6 2 12, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस 6x, ये ठीक है, राइट। अब क्या करते हैं, x वाले टर्म एक तरफ, इसको इधर भेज दिया, और 15 और 12, अच्छा एक चीज और देखो, ये -12 ये -12, ये तो काट दूं ना सीधे ही, क्योंकि ये -12 जब इधर आएगा तो +12 होके इससे कट जाएगा, तो वैसे ही काट दो, ठीक है। तो ये तो गया, 15 को यहां भेज देते हैं, 15 जब यहां आएगा तो इधर क्या बचा हुआ है 14, माइनस क्या आ गया 15, प्लस इधर आया तो माइनस, उधर कितना है देखो 12x प्लस 6x, ये दोनों तो थे, और ये उधर चला गया तो माइनस कितना हो गया 2x, ठीक। 14 माइनस 15 कितना बचा बेटा, -1, 12 और 6 18, 18 में से 2 गया तो 16, so what is the value of x that we get, -1 upon 16, so what is the answer of this question, -1 upon 16. Is that okay? So this is your second question. All right. I hope it is clear. ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस है ही नहीं भाई, वन वेरिएबल में कितने वेरिएशन कर लेगा, एक तरफ x दे देगा, दो तरफ x दे देगा, फ्रैक्शंस दे देगा, और क्या, फ्रैक्शंस बटा के पॉइंट्स दे देगा, पॉइंट्स देगा तो पॉइंट्स को फ्रैक्शन में बदल दो, पॉइंट हटा दो, तो फिर वापस सेम कहानी आ गई। इससे ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है वन वेरिएबल में। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। सॉल्व x upon 0.5 minus 1 upon 0.05 plus x upon 0.005 minus 1 upon 0.0005, हर बार एक पॉइंट के बाद जीरो बढ़ता जा रहा है, इक्वल्स टू 0, x निकालना है। सॉल्व मतलब क्या निकालना बेटा, x निकालना है, ठीक है। इस बार मैंने ऑप्शंस दिए आपको जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू कि कई बार क्वेश्चंस को मैं ऑप्शन से कर लूंगा, कई बार क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे अगर मेरे सामने कोई भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन आया और सामने x के ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, तो व्हाई वुड आई सॉल्व इट, आई विल जस्ट प्लग इन द ऑप्शंस, जिस ऑप्शन से x सेटिस्फाई हो जाता है इक्वेशन में वो वाला आंसर लगा दूंगा। बस उसमें गड़बड़ कहां पे आएगी, प्रॉब्लम कहां पे आएगी, जहां पे ऑप्शंस ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, इन ऑप्शंस को क्या है ट्राई करने में जितना समय लगेगा उतने में तो हम सॉल्व भी कर लेंगे। तो बेटा ऑप्शंस चेकिंग कब इजी होती है या कब करनी चाहिए, जब ऑप्शंस सिंपल हो, सिंपल का मतलब इंटीजर हो, या फ्रैक्शंस में भी छोटे छोटे 1/2 हो, 1/3 हो, सिंपल सिंपल फ्रैक्शन हो या इंटीजर हो, तब तो आप ऑप्शंस ट्राई कर लो, ऑप्शंस प्लग इन कर लो, कुछ और करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ऑप्शंस कॉम्प्लिकेटेड हो, बड़े बड़े फ्रैक्शंस हो, रूट्स हो, तो फिर ऑप्शन कभी ट्राई नहीं करना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको ये सॉल्व करने को बोला, ऑप्शंस दे रखे, जस्ट हैव अ लुक एट द ऑप्शंस, द ऑप्शंस आर ऑल इंटीजर्स, सो आई विल नॉट गो फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, आई विल सिंपली प्लग इन द ऑप्शंस एंड चेक कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है, देखो सबसे पहले आपने क्या रखा भाई, जीरो, जीरो तो साफ ही दिख रहा है गलत है, क्यों है गलत, जैसे मैंने x की जगह यहाँ जीरो रखा तो ये टर्म गया बेटा, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, ये टर्म भी गया जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, तो बचा कौन, ये और ये दो टर्म बचे खाली कि नहीं बचे, इसके पीछे क्या साइन है माइनस, इसके पीछे भी क्या साइन है माइनस, दो माइनस को जोड़ के जीरो आ सकता है क्या बेटा, कभी भी कोई भी दो माइनस नंबर्स को जोड़ोगे तो जीरो आ सकता है क्या, आ ही नहीं सकता, उसके लिए एक माइनस एक प्लस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, कोई रख के कोई इसको ये थोड़ी सॉल्व करने की जरूरत है, मेरे को जरूरत ही नहीं, भी दिख रहा है माइनस है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ऐड हो रहे, ठीक है। तो माइनस और माइनस ऐड होने के बाद कभी जीरो दे ही नहीं सकते, तो इसलिए खत्म हो गया ये ऑप्शन। गो टू द सेकंड ऑप्शन 1, अगर आप 1 रखते हो x की जगह तो क्या आता है बेटा, देखो 1 upon 0.5, ओके लेट मी राइट इट हियर, 1 upon 0.5 माइनस 1 upon 0.05 प्लस यहां पे x को 1 रखा तो 1 upon 0.005 माइनस 1 upon 0.0005, यह है
दिस इज द इक्वेशन लेफ्ट विद यू, ठीक है। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको, पहले दो टर्म्स को, 1/0.5 माइनस 1/0.05, इसको तो निकाल सकते हो कैलकुलेटर पे। 1/0.5 कितना आता है बेटा 2, और 1/0.05 कितना आता है 20। 2 माइनस 20 कैसा आएगा आंसर, नेगेटिव आएगा। ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव आंसर इन दोनों का मिला के क्या आंसर आएगा, नेगेटिव। सिमिलर लॉजिक से इन दोनों का भी तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो जब मैं अगर अगेन जब मैं दो नेगेटिव को जोड़ूंगा तो मेरा आंसर जीरो आ ही नहीं सकता, वही सेम लॉजिक वापस। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट अप्लाई योर ब्रेन कि भाई नेगेटिव और नेगेटिव को जोड़ूंगा तो जीरो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा, गलत। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑलराइट, नाउ लेट मी ट्राई द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है 10। अब 10 रख के देखते हैं, यहाँ पे 10 रखा, देखो क्या है 10/0.5 माइनस 1/0.05 प्लस 10/0.005 ओके, एंड माइनस 1/0.0005, यह है ये, ठीक है राइट। अब देखो जब आपने 10 रखा है यहाँ, तो इसको जरा देखो कैलकुलेट, इसको जरा देखो ध्यान से, 10/0.5। अब एक चीज समझो, पूरा कैलकुलेट करने की जगह अगर तुमने यहां से पॉइंट हटाया, ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, आएगा। अगर तुमने यहां से पॉइंट हटाया तो यहाँ 2 जीरो आएंगे, आएंगे। यहाँ क्या बचा बेटा 100/5, यहाँ क्या बचा 100/5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, बीच में माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी ये और ये तो क्या हो गया बेटा कैंसिल। इधर देखो जब तुमने यहां से पॉइंट हटाया तो 1 2 3 जीरो आएंगे, क्योंकि 3 नंबर लिखेंगे। जब तुमने यहां से पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4 जीरो आएंगे, क्योंकि यहाँ 4 नंबर लिखे। अब जरा देखो इसको, ये 10,000/5 है और ये भी 10,000/5 है, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी ये दोनों भी क्या हो गए कैंसिल। तो जीरो आ गया कि नहीं आ गया। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी। बस डी चेक करने की जरूरत ही नहीं। सो इट बिकम्स वेरी सिंपल टू चेक विद द ऑप्शंस। मतलब क्या है 30-40 सेकंड में तो आप आंसर ही निकाल दोगे मैक्सिमम। तो कुछ टेक्निक्स ऐसी समझनी चाहिए, और पूरा पूरा सॉल्व भी नहीं करना। तुमने देखा कि मैंने कोई ऑप्शन सॉल्व ही नहीं किया, जस्ट बाय लॉजिक आई सेड दैट द आंसर इज सी। मैंने पूरा वैल्यू तो किसी में भी नहीं निकाला, समझ आई, ठीक है। सो दैट वाज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऑलराइट।